उस रात वो मुश्किल से 2-3 घंटे सो सकी थी। फिर फजर की अजान से पहले तैयार होकर डिप्लोमेटिक इनक्लू पहुंच गई कि खतीजा की बार बार कॉल आ रही थी। शुक्र है आप आ गई। खतीजा उसे बाहर ही मिल गई। उसकी ऐनक के पीछे छुपी आंखें फिक्रमंद लग रही थी। हया सादा शलवार और स्याह जैकेट में मलबूस थी। लंबे खुले बाल कानों के पीछे थे और खतीजा तक आई। अब किधर जाना है? अंदर। ये शटल ले लेते हैं, ये तुर्किश एम्बेसी तक पहुंचा देगी। तभी एक उमर रसीद साहब और खातून तेज़ी से शटल की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि ये अंकल आंटी भी तुर्किश एम्बेसी जा रही हैं। हया जल्दी करें, हमें पहले 15 में होना है। हया का हाथ पकड़कर जल्दी से आगे बढ़ी। फिर ख्याल आने पर पूछ लिया, अंदर आईडी कार्ड से एंट्री होगी। आप आईडी कार्ड और पासपोर्ट लाई हैं ना? और हया का दिमाग भग से उड़ गया। रात इतनी डिस्टर्ब थी कि भूल ही गया कि पासपोर्ट तो मुझे आज मिलना था, वो तो अभी बना ही नहीं। हया खतीजा मुंह खोले हक्का बक्का उसे देख रही थी। नहीं, आई एम सॉरी। मैं और खतीजा, आई एम रियली सॉरी, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। उसका सर घूमने लगा। वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती थी? आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप खुद यहाँ क्यों आई हैं? हाँ, आपकी वजह से मेरा स्कॉलरशिप भी रह जाएगा, इतना एहसास तो है आपको। वो फट पड़ी थी। और हया वो इतनी मगरूर और ख़ुद पसंद लड़की थी जो उसकी शख्सियत, उसे लिबास तक हर शय परफेक्ट होती थी और जिसकी मिसालें उसके क्लास फेलो याद करती थी, अब एकदम रो पड़ी। आई एम सॉरी खतीजा, मुझे कुछ प्रॉब्लम थे। मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है। वो जल्दी में बेइख्तियार उमड़ आने वाले आंसू साफ़ करने लगी। इट्स ओके खतीजा, आई एम सॉरी। अगर आप जाएं और मैं कल ट्राई कर लूँगी। खतीजा कुछ लम्हे खामोश खड़ी रही, फिर आहिस्ता से बोली, लाएं अपना आईडी कार्ड मुझे दें। जी? अपना आईडी कार्ड मुझे दें और आप जाकर पासपोर्ट ऑफिस से पासपोर्ट उठा लाएं। उम्मीद है आईडी कार्ड के से एंट्री हो जाएगी और हमारी बारी आने तक आप वापस पहुंच जाएंगी। मगर पासपोर्ट ऑफिस तो पिंडी में है और मुझे तो जाते हुए भी 1 घंटा लग जाएगा और पासपोर्ट ऑफिस खुलता भी 9 बजे है, जब तक एम्बेसी 7 बजे खुल जाएगी। उसने फिक्रमंदी से कलाई पर बांधी हुई घड़ी को देखते हुए कहा, ये नामुमकिन है। मैं कभी भी इतनी जल्दी वापस नहीं पहुंच पाऊंगी कि पहले 15 में से हो सकूं। हाया, मैंने ज़िंदगी में एक बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद ना हार मान ले। आप अभी से हार मान लेना चाहती हैं? लाएं आईडी कार्ड मुझे दें। मुझे आंटी अंकल से पहले पहुंचना है। वो उसके हाथ से कार्ड छिपट कर कस्टल की तरफ दौड़ती चली गई। उसकी आंखों के किनारे साफ करते हुए घड़ी को देखा और उसका वीज़ा लग जाएगा? ये डोली की दुआ पूरी हो जाएगी? क्या वो कभी तुर्की नहीं जा सकेगी? उसे कभी जहां सिकंदर नहीं मिल सकेगा? मगर खतीजा ने कहा था, इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक खुद ना हार मान ले। उसने सोचा वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। बेदर्दी से आंसू रगड़ कर गाड़ी की तरफ लपकी थी। बहुत रेस ड्राइव करके वो पिंडी आई थी। तकरीबन 1 घंटा उसको बंद पासपोर्ट ऑफिस के बाहर बैठना पड़ा। खुदा करके 9 बजे ऑफिस खुला तो वो अंदर भागी। शायद उसकी हिम्मत दिखाने का सिला था। 10 मिनट बाद उसने अपना पासपोर्ट लिए ऑफिस के बैरूनी सीढ़ियां उतर रही थी। तभी किसी गैर शनासा नंबर से उसे कॉल आई। उसने किसी ख्याल के तहत फ़ोन उठा लिया। हेलो हया, मैं खतीजा बोल रही हूँ। मेरा फ़ोन तो बाहर भाई के पास है क्योंकि एम्बेसी के अंदर फ़ोन की परमिशन नहीं है। एम्बेसी के कार्ड से फ़ोन लेकर मैंने आपको कॉल की। वो एक ही सांस में तेज़ी से बोले गई। आप किधर हैं? बस मुझे पासपोर्ट मिल गया है, मैं आ रही हूँ। मेरी एंट्री हुई। उसने गाड़ी में बैठकर चाबी इंगेशन में घुमाई। शुक्र है मैंने तेज़ भागकर उन अंकल आंटी को क्रॉस कर लिया। हम 14 नंबर पर थे और आपकी भी एंट्री करा दी है। आपका 15वां नंबर है। ओह शुक्र, लेकिन उन्होंने उन अंकल आंटी को रोक रखा है। आप ना आई तो उन्हें इंटरव्यू हो जाएगा। और वो आंटी मुसलसल तस्बीह पढ़ रही हैं। हया, जल्दी आ जाएं। मैं आ रही हूँ, बस अभी ऑफिस टाइम है ना, तो ट्रैफिक बहुत हैवी है। बस जल्दी से आ जाएं। ये बार बार पूछ रहे हैं कि मेरी दूसरी 2 साथी किधर है। बस थोड़ी देर और। मैं एक्सीलरेटर पर पाँव बढ़ा दिया। ट्रैक हस्बे मामूल फंसा हुआ था। बेपनाह रश, हॉर्न का शोर, बंद सिग्नल, फंसी हुई गाड़ियां। वो बार बार फिक्रमंदी से कलाई पर बंधी घड़ी देख रही थी और फिर सुस्त रुई से चलते ट्रैफिक को बामुश्किल मोड़ी रोड से निकल पाई तो सुकून से सांस लिया। मामूली की
चेकिंग के बाद वो 11 बजे थे उस ओपन एयर लाउंज में पहुंच पाई जहां खतीजा थी। तुर्क रस्क मखसूस तुर्की ब्लू आई, वो तुर्की के नक्शों से वो लाउंज सजा गया था। खतीजा एक सोफे पर मुंतज़िर परेशान सी बैठी थी। उसे देखते ही उठ खड़ी हुई। शुक्र है आप आ गई हया, उन्होंने सबके इंटरव्यू रोक रखे हैं, पहले हमारा होगा। अच्छा मगर क्यों? लेकिन क्यों का जवाब सुनने का वक्त नहीं है। और फिर उनको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया गया। वो खुश शक्ल था तुर्क डिप्लोमेट उनका इंतज़ार में बैठा था। खतीजा उनके आगे चलती हुई सामने हुई और अपनी फ़ाइल शीशे की खिड़की के सुराख से अंदर कर दी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अगर उसका वीज़ा मुस्तरद हो गया तो उस ऑफिसर ने उसकी फ़ाइलें उठाई, उस फाइल निकालते और फाइलें वापस बंद करके रख दी। अब उसने वीज़ा देना होता तो उस इंटरव्यू करता, कुछ तो पढ़ता, कोई सवाल तो पूछता, मगर वो बस सरसरी सा फॉर्म देख रहा था। क्या वो वाकई उसका वीज़ा मुस्तरद करने लगा था? फॉर्म पर एक निगाह दौड़ाकर उसने सर उठाया और संजीदगी से उन दोनों को देखा जो बिना पलक झपके सांस रोके उसको देख रही थी। आप किधर थी? आप इतने दिनों से आपका वेट कर रहा था। उसने साथ ही मेज़ पर रखा एक कागज़ उठाया। मुझे सबांची यूनिवर्सिटी ने ये लिस्ट भिजवाई थी, इसमें आपके नाम है ताकि आपको वीज़ा लगा दूँ। खैर वीज़ा कल तक स्टैंप हो जाएगा। आप में से कोई एक कल आकर दोनों पासपोर्ट लेकर जाए, शाम 4 बजे तक। राइट। फट जज्बात से उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। दिल यूं धड़क रहा था जैसे अभी सीना तोड़कर बाहर निकल आएगा। वो जैसे ही उसके ऑफिस से निकली एक साथ ही रुक गई और एक दूसरे को देखा। आई एम सॉरी हया, आई एम सॉरी खतीजा, बवक्त दोनों ने लबों से निकला था और फिर दोनों हंसते हुए एक दूसरे को गले लग गईं। बिल आखिर उसे यकीन आ गया था वो वाकई तुर्की जा रही हैं, वो भी पूरे 5 माह के लिए। वो तुर्की जहाँ वो रहता है, वो जो हमेशा उसके साथ रहा है। वेलकम मी ओ सबांची, मुझे खुश आमदीद कहो है सबांची। भाई तो चले गए थे मुझे ड्रॉप करके, मैं आपके सेल से उनको कॉल कर लूँ, वो मुझे पिक कर लें। डिप्लोमेटिक निकलते हुए खतीजा ने परेशानी जाहिर करते हुए उसने मुस्कुराते हुए सर झटका। नो प्रॉब्लम, आपको ड्रॉप कर दूँगी खतीजा, आप मुझे डीजे और तुम कह सकती हो। श्योर। उसने पार्किंग में खड़ी गाड़ी का लॉक खोला। मुझे चिनास ऊपर तक जाना है, यूँ ना करे कि कुछ शॉपिंग कर लें। आपने कुछ तो लेना होगा खतीजा। उसकी तायद के बावजूद वो तकल्लुफ़ ना ख़त्म कर सकी। स्वेटर लेने हैं, वहाँ बहुत सर्दी होगी, फिर वहीं चलते हैं। साइनो शोर से मुकाबिल चबूतरा खाली था और मगर दिन के वक्त वो इतना वीरान नहीं लग रहा था जितना पिछली रात लग रहा था। और वो सर झटक कर आगे बढ़ गई। ओह, नेडल इमिग्रेशन पर सेल लगी है, आए कुछ देख लेते हैं। वो काफ़ी दिनों से सोच रही थी यहाँ से कोई अच्छा शर्ट पीस ले आए और आज तो सेल भी लगी है। वो खतीजा आगे पीछे शीशे का दरवाज़ा धकेलकर अंदर दाखिल हुई। शॉप के अंदर वही मखसूस माहौल था, हीटर की गर्मी और बाहर की खंकी का मिला जुला तासुर। जर शपाट लाइट से चमकती छत और हर तरफ शू केसेस पर फैले कढ़ाई वाले कुर्ते। वो मायूसी स्टैंड पर लगे नमूने देखती आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रही थी। सामने वर्क टेबल थी जिसके पीछे खड़ा मुस्तैल सेल्समैन उसे देखकर फौरन मतवज्जा हुआ था। जी मैम, ये पिंक वाला दिखाएं जिस पे वाइट एम्ब्रॉयडरी है। उसने उंगली से पीछे रोल किए हुए थान की तरफ इशारा किया। सेल्समैन ने गर्दन फेर कर देखा। मैम, ये मैंने सामने रखा है, ये सामने ही पड़ा है। उसने चंद फुट बाएं जानिब इशारा करके कहा जहां एक फैमिली खड़ी उसे कपड़े का मुआयना कर रही थी। ओ थैंक्स। वो चंद कदम चलकर बाएं जानिब आई जहां मेज़ पर वो खूबसूरत कढ़ाई वाला शर्ट और फ्रंट पीस फैला हुआ था। हया ने बिल्कुल बाईं जानिब एक नौजवान सर झुकाए कपड़े को हाथ से मसल कर चेक कर रहा था। उसके साथ एक नफीस मोमर सी खातून, एक कम उम्र ऊंची पोनी टेल वाली लड़की खड़ी थी। मम्मी, ये पिंक वाला ले लेते हैं, सानिया भाभी का कम्प्लेक्शन फेयर है, उन पर सूट करेगा। क्यों भाई? अब वो नौजवान की राय मांग रही थी। हया ना चाहते हुए भी उसकी तरफ मतवज्जा हुई। अब उसे बस यही जल्दी थी कि कब वो नौजवान उस कपड़े को छोड़े और वो उसे देख पाए। उस वक्त भी गुलाबी शर्ट का कपड़ा उस शख्स के हाथ में था। उसने उसे हाथ में यूं पकड़ा हुआ था कि उसकी हथेली वाली तरफ ऊपर थी। हया उसके हाथ में पकड़े कपड़े को देख रही थी। दफतन उसकी निगाहें कपड़े से उस शख्स की कलाई पर फिसलती गई। वो बुरी तरह चौंकी। उसके कलाई पर कांटे का सुर्ख गुलाबी निशान था, जैसे जला हो या कोई बर्थ मार्क।
वो उसके साथ ही खड़ा था, गुलाबी कपड़े को हाथ में मसल कर चेक कर रहा था। वो मुकम्मल तौर पर अपनी फैमिली की तरफ मतवज्जा था और यहाँ उसका नीम रुख देख सकती थी। वो दराज कद था, रंग साफ और आंखों पर फ्रेमलेस ग्लासेस थे। चेहरे पर मनातत और संजीदगी थी। जीन्स और जैकेट में मलबूस वो अच्छा खासा स्मार्ट नौजवान था। हया ने दोबारा उसके हाथ को देखा जिसमें उसने कपड़ा पकड़ रखा था। उसी पल उसकी बहन ने वो कपड़ा नरमी से अपनी जानिब खींचा। गुलाबी रेशम उसकी हथेली से फिसल गया। अब वो उसकी उंगलियां सामने थी जिसके ऊपर पोरों के कुदरती लकीरों में भूरी सी लकीर पड़ी थी। उसे बेइख्तियार शीशे में आई हुई वो उंगलियां याद आई। बहुत एहतियात से उसने इधर उधर देखा। खतीजा कदरे फासले पर खड़ी डमी का लिबास देख रही थी। आसपास कोई उसकी जानिब नहीं था। यकीनन वो यहाँ तमाशा कर सकती थी। पिंकी, उसने दांस्ती करे करीब इंसान नौजवान की तरफ चेहरा करके बुलंद आवाज़ से पुकारा। वो अपनी बहन की सिम देख रहा था। उसने शायद सुना नहीं, अलबत्ता उसकी बहन ने हया की तरफ देखना पाकर कुछ बोलती रुकी थी। पिंकी, उसने ज़रा ज़ोर से पुकारा। कम उम्र लड़की ने नासमझी से उसे देखा। उसकी वालदा भी बेटी की निगाह के ताक़ुब में उसकी तरफ देखने लगी थी। उन दोनों ने यूं रुक कर हया को देखने की वजह से नौजवान भी गर्दन मोड़ी। हया ने देखा उसका चेहरा झुलसा हुआ था। झुलसने का निशान बहुत गहरा ना था, बस इतना ही। आधा चेहरा साफ गंदमी रंग का लगता था और दूसरा गहरा सांवला। पिंकी, डॉली कहाँ है? वो सीने पर बाजू लपेटते थे के अंदाज में बोली और चूंकि वो नौजवान उसकी आंखों में देखकर बोली थी इसलिए वो ज़रा सा उलझ सा गया। सॉरी, मैंने पूछा डॉली कहाँ है? कौन? मैं समझा नहीं। वो धीमे मगर उलझे हुए लहजे में बोला। अगर आपके दिमाग पर चोट आने की वजह से आपकी याददाश्त खो गई है तो फिक्र ना करें, आपको याद करा देती हूँ। डॉली आपका वो ख्वाजा सिरा दोस्त है जिसके साथ मिलकर आप रोज़ ख्वाजा सिरा बने सड़क पर भीख मांग रहे थे। पिंकी, नाम बताया था आपने अपना? नहीं। उसकी पेशानी शकन आलूद हो गई, आंखों में गुस्सा दराया। ताहम वो ज़रा बर्दाश्त करके बोला, मैडम आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं आपको जानता तक नहीं हूँ मगर आप बहुत अच्छे से जानती हूँ। आपकी उंगलियों पर निशान मेरी गाड़ी के शीशे में फंसने के बाइस आए थे। मुझे याद है मिस्टर। आप कौन हैं और क्या प्रॉब्लम है आपको? वो लड़की मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। मैं वो हूँ जिसने आपके भाई साहब को ख्वाजा सिरा बने देखा था। इट्स इनफ, उस नौजवान ने गुस्से से कहा, और शराफत से आपकी बात सुन रहा हूँ और आप बेलगाम होती जा रही हैं। उसने आगे, इतनी फजूल बात कोई की तो अच्छा नहीं होगा। इतनी ही शराफत है आप में तो ख्वाजा सिरा क्यों बने हुए थे? किसी ने उसके अकब में कहा और वो चौंकी। खतीजा बहुत एतमाद से कहती उसके बराबर आँख खड़ी हुई थी। हया को एकदम जैसे ढारस से मिली। आपका दिमाग ख़राब है, अपनी बहन को समझाएं। मेरे भाई से तारुफ का अच्छा बहाना ढूंढा है उन्होंने, लड़की भड़क कर बोली। शॉप में बहुत से लोग सब कुछ छोड़कर उनको देख रहे थे। तारुफ, माई फुट, जवाबन खतीजा भी ऊंची आवाज़ में बोली। आपके भाई को मैंने ख्वाजा सिरा बना देखा था। मैं अभी 10 और लोगों को ला सकती हूँ जो इस बात की गवाही देंगे। अजीब खातून है आप, ख्वामखा तंग किए जा रही हैं। ये तारुफ के बहाने किसी और के सामने जाकर बताएं। सर, मैडम, शॉप मैनेजर तेज़ी से उनकी तरफ आया था। प्लीज़ आप इधर तमाशा ना करें, दूसरे कस्टमर्स डिस्टर्ब। ओह मेजर साहब। अब उसने उस नौजवान का चेहरा देखा और शनासाई भरी हैरत से बोला, बहुत माजरत सर। आप मोहतरमा। वो हया की तरफ मुड़ा। आप प्लीज़ शोर ना करें। अगर आप ख़रीदारी नहीं करना चाहती तो आप जा सकती हैं। आप कौन होते हैं मुझे शॉप से निकालने वाले? अहमद भाई, चले हम चलते हैं। इनका तो दिमाग ख़राब है। लड़की ने खफकी से उसे देखते हुए कपड़ा फेंका और पलटी। वो नौजवान एक तनफ्फुर भरी निगाह उस पर डालकर अपनी माँ का शाना थामे दूसरी तरफ बढ़ गया। हया ने चौंक कर उसे देखा। अहमद भाई? मेजर साहब, तो क्या वो तौबा है आज इनकर लड़कियों की? वालदा साहिबा मुसलसल नापसंदगी से बड़बड़ाती निकल गई। वो लब भींचे खड़ी उन्हें देखती रही। उसे उस शख्स के मेजर होने में कोई शुबा नहीं रह गया था। हया, इससे पहले कि ये मैनेजर हमें धक्के देकर निकाले हम भी खिसक जाएं। डीजे ने उसके करीब सरगोशी की तो वो चौंकी, फिर सर झटक कर आगे बढ़ गई। बाहर खुली फिजा में आकर उसने बेइख्तियार कहा था, थैंक यू डीजे। और ये पहली बार था जब उसने खतीजा को उसके मुतारिफ नाम से पुकारा। डीजे बेसाख्ता हंसती। मुझे पता था आप झूठ नहीं बोलती।
आपने सच्चे वाकई देखा होगा जो कह रही थी, मगर डीजे मैंने उसे वाकई ख्वाजा सिरा बने देखा था। हाया, आपने उसे बस ख्वाजा सिरा बने देखा था ना, तो हो सकता है सिर्फ एडवेंचर के लिए बना हो। चलो पता नहीं। उसने बेसारी से शाने उचकाए। चलो चलते हैं। वो आगे बढ़ गई। उसका दिल हर शय से अचावट हो गया था।